हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, आज हम लोग फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आंसर में लिखा हुआ है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र हमारा, यहाँ पर देखिए बॉक्स के अंदर बंद हो गया है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन में साइन ए अपॉन टू। तो देखिए किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया वो यहाँ पर देख लीजिए। जो ए है हमारा उसको हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं, एन को हम लोग बोलेंगे अपवर्तनांक और डेल्टा एम को बोलेंगे न्यूनतम विचलन कोण। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कौन से ईयर में पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 2014, 16, 17, 22, 23। तो लगातार ये 5 सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब 5 साल में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अब हो सकता है कि आपके में भी आ जाए, क्योंकि 2023 में आया हुआ है ये। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015-2017 में। तो भैया न्यूनतम विचलन कोण के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कि डेल्टा एम इक्वल टू n-1 a। तो ये हो गया हमारा न्यूनतम विचलन कोण के लिए, जहाँ पर हमारा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिज्म कोण को, और एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कोणीय विक्षेपण की। तो कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू एन वी माइनस एन आर और ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन वी यहाँ पर क्या है हमारा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, और एन आर क्या है हमारा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, क्योंकि एन क्या होता है, एन मेरा केवल अपवर्तनांक होता है। तो एन वी लगा हुआ है, एन वी मतलब एन वॉयलेट, और वॉयलेट को हिंदी में बोलते हैं बैंगनी। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है एन वी, और रेड एन आर मतलब लाल रंग के लिए अपवर्तनांक को हम लोग एन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो क्रांतिक कोण क्या होता है पहले ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है, ठीक है, मेन एक्सिस, इसके ऊपर से एक हमने ये अभिलंब खींच दिया। तो एक सिचुएशन देखिए, एक इस तरह से होता है कि यहाँ आ रही है, हल्का सा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, सीधे जाने के बजाय जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, फिर एक सिचुएशन आएगी, यहाँ पर आप लोग को दिखा दें कि और ऊपर जाएगी ये। ठीक है, ऐसे फिर और ऊपर एक समय होगा जब ये ऐसे किरण आएगी और ये इसमें चली जाएगी। ठीक है, इस ऐसे आके इसमें चली जाएगी, इधर से आके इसमें, ये डार्क वाली लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, मतलब इस मेन एक्सिस से इसी से मिल जाएगी आके। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन जाएगा, देखिए इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, इन दोनों के बीच में ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का। तो यही होता है मेरा क्रांतिक कोण। इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखी हुई है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या था सघन माध्यम, तो नीचे विरल माध्यम। सघन मतलब होता है कांच और विरल मतलब होता है वायु, प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित मतलब जैसे यहाँ से नहीं अभिलंब से दूर हट रहा था वही, तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई को इतना बढ़ा दिया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। तो इस आपतन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि ये मेन एक्सिस है और ये हमारा मेन वो है अभिलंब। ये किरण ऐसे हटती जाती है, दूर हटती जाती है। ठीक है, फिर मान लीजिए ऐसे आएगी और ऊपर हटेगी, फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ आएगी और ये इसी में मिल जाएगी। तो इसके और इसके बीच में क्या बनना है, 90 डिग्री। तो यही हो जाता है मेरा क्रांतिक कोण। ठीक है, अच्छा एक और इसी में क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किरण ऐसे आती है और वापस ऐसे लौट जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद देखिए क्या है अगला क्वेश्चन कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो मतलब जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनके स्पेक्ट्रमों को हम लोग आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में रख देते हैं। तो देखिए नीचे ही क्रम जो लिखा हुआ है ये सब बढ़ते हुए क्रम में है। तो मतलब पहले सबसे छोटा जिनका होता है, जिनका स्पेक्ट्रम सबसे छोटा होता है उनको हमने पहले लिखा है, जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, अवरक्त विकिरण। एक तरह से ये आरोही क्रम में, ठीक है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ये लिखा गया। फिर दृश्य विकिरण, परावैंगनी किरण, एक्स किरण तथा गामा किरण। तो ये इसका छोटा सा एक आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कि परावैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग लिखिए। तो परावैंगनी किरणों के कोई दो उपयोग, परावैंगनी किरण मतलब क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, परावैंगनी किरणें तो क्या है यहाँ पर यूवी, जिनको यूवी रे इंग्लिश में बोलते हैं यूवी रेज।
तो इसके क्या है कि पराबैंगनी किरणों के उपयोग निम्न है। पहला, उंगलियों के निशानों को पता लगाने में। दूसरा होता है नकली दस्तावेज बनाने में हम लोग नकली दस्तावेजों में हम लोग यूवी रेस का उपयोग करते हैं। नकली को जैसे जैसे 500 का नोट आपको चेक करना, तो आप लोग ऊपर धूप में करते हो तो नीला नीला हो जाता है एक तरह से, तो वही होता है नकली दस्तावेजों की पहचान करने में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यूवी रेस का यूज़ करते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो ये रिसेंटली 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर साइड में कि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होती है अनुनादी आवृत्ति, पहले इसकी एक छोटी डिफिनेशन देख लेते हैं कि अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात बराबर होते हैं। अब इस स्थिति में आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेरिवेशन है, छोटी सी देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए प्रेरण प्रतिघात, तो प्रेरण प्रतिघात मेरी एक्सएल होती है और धारतीय प्रतिघात को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस एक्स सी से। ठीक है, तो एक्सएल क्या होता है हमारा ओमेगा एल के इक्वल होता है, एक्स सी 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है। तो हमने एक्सएल की जगह पर यहाँ पे ओमेगा एल और एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी लिख दिया। अब क्या करा देखिए यहाँ से कि ये ओमेगा को हमने कहाँ भेज दिया, इस ओमेगा के पास, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इधर हो गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/सी बचा। ठीक है, सॉरी 1/LC बचा, क्योंकि ये वाला एल भी हमने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ओमेगा मेरा इधर जाके ओमेगा स्क्वायर बन गया और ये एल कहाँ जाएगा, ओमेगा की जगह आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे की डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या है देखिए यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब क्या करना है कि ये इस स्क्वायर को हम लोग कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो ये इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे रूट चढ़ा हुआ है। ए के ऊपर रूट इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि एक का रूट एक ही रहेगा इसलिए। फिर ओमेगा इक्वल टू देखिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2πf, तो ओमेगा की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया 2πf और इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब एफ को हम यहाँ पर छोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, अनुनादी आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ हमने यहीं पे छोड़ दिया, बाकी ये 2π हम इसको नीचे भेज देंगे। तो वही देखिए फाइनली आंसर मेरा नीचे आया हुआ है कि एफ इक्वल टू 1/2π√LC। क्या लिखा है यहीं पर साइड में देख लीजिए, लिखा हुआ है कि यही क्या है, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। हटा दें, आप लोग को दिख रहा होगा देखिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो एग्जांपल दिया गया है आपको, इसी मतलब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। आप कह रहा है कि इसमें इनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए, तो इन्हीं में से छाट के आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर माइक्रो तरंगे और लास्ट में लिखेंगे आप लोग रेडियो तरंगे। तो ये इनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। नीचे वाला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक्स किरणों के प्रमुख 2 गुण तथा उपयोग लिखिए। तो इसके 2 गुण और उपयोग क्या है, तो पहले इसके पहला गुण देखेंगे हम। इसका पहला गुण हमारा यहाँ पर लिखा हो कि एक्स किरणें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होती हैं, क्योंकि ये आवेशित कण नहीं है। दूसरी है कि ये किरणें प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। और इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग, उपयोग क्या है, उपयोग देख लेते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान में और चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो भैया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिए जब कोई किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जब कोई किरण किसी चमकदार सतह तल पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। शीशा आप लोग जिसमें अपना चेहरा देखते हो, अपना मुंह देखते हो आप लोग, उसको आपने कभी देखा होगा, सभी लोग करते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है फनी सा कि आप लोग धूप में सूरज की तरफ अगर उसको करिए तो देखिए सूरज में करके किसी अंधेरे की तरफ अगर शीशा को मुँह करेंगे तो देखिए लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है आपको। सूरज की रोशनी जहाँ आ रही हो, धूप आ रही हो, वहाँ पे आप शीशा रख दीजिए तो आपको दूसरी तरफ उसकी रोशनी दिखाई दे जाएगी। तो यही होता है मेरा प्रकाश का परावर्तन। दूसरा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विस्तृत हुए सीधे निकल जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो जो लेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा है किस तरह से बनाते हैं हम लोग, तो अक्सर उसमें हम लोग जैसे ये मुख्य अक्ष है हमारा, तो यहाँ से आप लोगों ने कोई वस्तु रखी है कि ऐसे होने का ऐसे अपवर्तित होकर निकल जाती है। तो इस लेंस में एक और आप लोगों ने चीज़ ध्यान नहीं दी होगी कि एक किरण ऐसे भी निकल जाती है सीधे बिना अपवर्तित हुए। तो यही होता है मेरा लेंस का प्रकाशिक केंद्र, जहाँ से क्या होता है कि जो किरण आ रही होती है उसका अपवर्तन नहीं होता है।
उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ कि एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्या है कि एक एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निम्नलिखित है, मतलब निम्न होता है। तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर। क्या फॉर्मूला होता है कि n/v1 - u = n-1/r। किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया वो यहाँ पर देख लेते हैं। यू को हमने रिप्रेजेंट करा, ये जो ये वाला यू है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, पृष्ठ से वस्तु की दूरी। आर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। एन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और इस v को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी के मध्य। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ला पाएँ। दूसरे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाने के लिए बाकी हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोग को जब मिल पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो दोबारा ये मेरी वीडियो आपके पास कभी आएगी नहीं, ना आप कभी आगे वाले क्वेश्चन देख पाओगे। तो इतनी भीड़ में कहीं ये वीडियो खो ना जाए, ये चैनल कहीं खो ना जाए, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।